तो जय हिंद दोस्तों, मैं विक्की वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज फिजिक्स का बड़ा जबरदस्त इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के असर्शन एंड रीजन के बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज लेके आए, क्योंकि सभी तो एमसीक्यूज कर लेते हैं, न्यूमेरिकल हो या ये सब हो, लेकिन असर्शन रीजन आता है तो वो सब छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके टॉपिक्स पढ़े होंगे तभी आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। और अगर अपने क्वेश्चन को लगा लो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपका चार्जेस है इस चैप्टर का एक भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बोलने एक चीज, यहाँ पे जो ये वेबसाइट की लिंक है वो डायरेक्ट मैंने आपको दे दी है, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, joshbadao.com। वहां जाओ और जोश बढ़ाओ, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले इस डायरेक्ट इस लिंक पे आ जाओगे। यहाँ स्टार्ट बटन लिखा होगा, स्टार्ट करोगे सारे क्वेश्चन आप पे डिस्प्ले हो जाएंगे। मैं आपको इस वीडियो के अंदर 15 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, उसके बाद जो आगे की ओर वो आप पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। टाइमिंग आपको मिल रही होगी, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन लगाने आपका काम है। देख लो यहाँ पे सबसे पहले बोला है, सबसे पहला क्वेश्चन कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जो आप जानते ही हो। इलेक्ट्रोस्टेट मतलब क्या होता है, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज को रेस्ट में पड़ा जाता है। तो कौन सा मेथड है जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है? 4 मेथड दिए हुए, इंडक्शन ओनली, फ्रिक्शन ओनली, केमिकल रिएक्शन ओनली, या फ्रिक्शन एंड इंडक्शन बोथ, दोनों के दोनों। कैसे बताओगे? स्टैटिक मतलब रुका हुआ चार्ज कौन प्रोड्यूस करेगा? इंडक्शन प्रोसेस है। इंडक्शन आप जानते हो, इंडक्शन एक प्रोसेस है। इंडक्शन हमारा प्रोसेस है जो जिसमें हम इंडक्शन एक कंडक्शन होता है, इंडक्शन विदाउट टचिंग एंड कंडक्शन टच मी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका एक यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है एंड इस पे एक रोड को लेके आ जाते हैं इंडक्शन प्रोसेस में, और दूर ही दूर में आंखों में इशारा होता है और चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फैलना स्टार्ट हो जाता है। तो आंखों में इशारा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है, फ्लो, ना कि स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज मतलब मूविंग चार्ज, स्टैटिक चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो इंडक्शन वाला हमारे ये खत्म हो गया। अब इंडक्शन खत्म हो गया तो ये भी खत्म हो गया। केमिकल रिएक्शन ओनली, केमिकल रिएक्शन से कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होने लग गया, ये भी खत्म हो गया। तो बचा कौन सा हमारा, फ्रिक्शन। लगा दो फ्रिक्शन पे, अभी देखो फ्रिक्शन लगा देता हूँ, यहाँ क्लिक करो, फ्रिक्शन हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट वन, फ्रिक्शन हो गया। आगे देखेंगे, चेकआउट करेंगे अपना रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट क्या आएगा। अब देखो असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, क्या बोला हुआ है। सबसे पहले असर्शन पूछता है कि एज अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सही कह रहा है क्या? सही कह रहा हो, गलत थोड़ी ना कह रहा है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। बात एकदम ठीक कही है भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसा है ना कि भैया कहाँ जा रहे हो फोर्स, वो बताएगा हम इधर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा चलिए हम तुम्हारे साथ साथ चलते हैं। फोर्स बोलेगा भैया कहाँ जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बोलेगा इधर जा रहे हैं, तो वो बोलेगा चलिए हम भी तुम्हारे साथ साथ चलते हैं। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों एक दूसरे के राह पे चलते हैं, एक ही राह पे चलते हैं। तो बात सही कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और फोर्स है दोनों वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा बिल्कुल ठीक का है, असर्शन ठीक है। रीजन में क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ न्यूटन पर कूलम। तो इसने कहा कि यूनिट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के न्यूटन पर कूलम है। कौन नहीं जानता, आप सब नहीं जानते कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपका फोर्स अपॉन में चार्ज होता है। तो फोर्स का न्यूटन हो गया, चार्ज का आपका कूलम हो गया, तो न्यूटन पर कूलम हो गया। बहुत को दोनों चीज तो सही का, लेकिन असर्शन का रीजन क्या यही ठीक है, सही बोल रहा है। अब मैं बोलूं भैया मेरे को जाना है यहाँ से उत्तम नगर, और मैं मेरे को यहाँ से समझो, मेरे को यहाँ से आपको बताना है कि मेरे को यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, लेकिन जाने के लिए मुझे रास्ता किसी से पूछूं तो वो मेरे को अपनी जीवन कहानी सुनाना स्टार्ट कर दे। ऐसी बात यहाँ पे हो रही है। मैंने उससे रास्ता पूछा, भैया मेरे को यहाँ जाने का रास्ता बताना, वो बताया भैया हमारी बीवी हमको बहुत मारती है, ये करती है। अब भैया इससे मुझे क्या लेना देना, मुझे तो रास्ता बता दे। ऐसा यहाँ पे हुआ। असर्शन से रीजन पूछा गया तो वो अपनी ही कहानी शुरू कर रहा, तो भैया रीजन ठीक है, अपनी कहानी सुनो करो, लेकिन जो पूछ रहा है वो तो बताओ। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों ही चीज ठीक है, लेकिन फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो क्या दिया, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नहीं, ठीक है, बोथ असर्शन एंड रीजन इज अ करेक्ट, मैं मानता हूं करेक्ट है, बट रीजन इज अ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये वाला है। ठीक है, इसने बोला assertion is correct and reason is incorrect, ऐसी बात नहीं है। एंड बोथ assertion and reason are correct, मतलब पूरे दोनों करेक्ट है, ऐसी भी बात नहीं कह सकते। तो ये चीज हो जाएगा, assertion and reason जो है करेक्ट है बट वो एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं करते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बहुत अच्छा, अब इसने कहा सेम है यहाँ पे, द पोजीशन ऑफ अ चार्ज इनसाइड द एनक्लोजिंग सरफेस। एक
क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज डाला हुआ है, ठीक है, एनक्लोजिंग सरफेस इज चार्ज इन सच अ वे द टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। भैया देखो एक सरफेस के अंदर 2 कूलम चार्ज रखा हुआ था, ठीक है, 2 कूलम चार्ज है। मैंने बोला आप चार्ज को चेंज करो, आप चार्ज को चेंज करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, और अंत में चेक किया तो वापिस उतना ही था। ये क्या हो गया? मैं पानी के बाल्टी में पानी भरे जा रहा हूँ, भरे जा रहा हूँ, भरे जा रहा हूँ, भरे जा रहा हूँ, भरे देख रहा हूँ कि उसका लेवल इंक्रीज ही नहीं हो रहा। कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहीं पे सेम चीज हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द एनक्लोजिंग सरफेस इज चेंज, आप चेंज करे जा रहे हो इन सच अ वे दैट द टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। उस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज 0 है। Then the total normal electric flux through the enclosing surface। अब भैया गॉस लॉ को बुलाएंगे हम, भैया गॉस लॉ तुम ही इसका वो कीजिए भाई, तुम ही कीजिए। तो गॉस लॉ क्या कहेगा? भैया देखिए फाई जो होता है चार्ज अपन में एप्सिलॉन नॉट होता है, जितना चार्ज एनक्लोज होगा उतना फाई होगा। अब एनक्लोजिंग चार्ज तो आपका जो चार्ज था एनक्लोजिंग चार्ज वो रिमेन्स कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट रहा, वो तो चेंज हो ही नहीं पाया। चेंज हम कर रहे थे लेकिन चेंज नहीं हुआ, वो कांस्टेंट था। जब ये कांस्टेंट तो फाई क्या चेंज हो जाएगा? फाई भी तो कांस्टेंट ही रहेगा भैया, फाई कांस्टेंट तो ये भी रिमेन्स कांस्टेंट। देख लेते हैं ऑप्शन में इंक्रीज, डिक्रीज, चेंज, और यहाँ पे रिमेन्स अनचेंज लगा दो। आई नेक्स्ट, खत्म। इसके बाद नेक्स्ट वन क्या रहा है? असर्शन दिया हुआ अ पॉइंट चार्ज इज अबाउट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके चला गया मैं, है ना, लेके गया। द फील्ड एट अ नियर बाय पॉइंट विल इंक्रीजेस। मैं चार्ज को लेके गया और जहां लेके गया ना वहां पे फील्ड बहुत ज्यादा हो गया चार्ज के पास। जैसे इन्फ्लुएंसर जब जाते हैं तो उसके पास है भैया ऑटोग्राफ दे दो, फोटो खिंचवा लो, ही कर लो। ऐसा यहाँ चार्ज के साथ हुआ। ये पॉइंट चार्ज अंदर चला गया तो सबके सब क्या करने लग गए कि उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर दिए, ठीक है, मान लिया, हो रहा डिक्रीज, और बहुत कभी कभी डिक्रीज भी हो रहा था, ठीक है, मान लिया। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब अंदर जाएगा, चार्ज अंदर गया तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज होगा, वो डिपेंड करता है उसकी चार्ज के नेचर पे, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चलो मैंने मान लिया, ठीक है, ये ठीक है, मैंने मान लिया। रीजन दे रहा है ये, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ चार्ज। ये तो बड़ा गलत बात बोल रहा है। किसने गलत बात बोली है? कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंडिपेंडेंट आपका नेचर ऑफ चार्ज से। नेचर ऑफ चार्ज से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी चार्ज पे डिपेंड करती है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये तो गलत कह रहा है। हाँ ये मान सकता हूं ये ठीक कह रहा हो, लेकिन ये गलत कह रहा है। तो भैया ऐसा रीजन बिल्कुल गलत है एंड असर्शन आपका ठीक है। तो यहाँ देख लो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। बोथ ये गलत है, यहाँ पे असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, लगा दो कटा, ठीक हो गया। नेक्स्ट, गलत बोलोगे तो डायरेक्ट लगा देंगे, ठीक है। अब यहां पे दिया हुआ है एन इलेक्ट्रॉन, सिंपल वे में देखा जाए ना ये क्वेश्चन सारे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से ही बने हुए हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर आपने नहीं पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा डाउट लग रहा होगा कि भैया ये चैप्टर कैसे, कहां से आ रहे हैं ये क्वेश्चन, कैसे हो रहे हैं ये क्वेश्चन। सिंपल सा एक कंसेप्ट है भैया, एक ही फंडा है। मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, पार्ट बाय 2 पार्ट दे रखे हैं वीडियो के, बस उसे देख लो, आपके ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड के अंदर बैठ जाएंगे कि अच्छा ये इस तरीके से हो रहा है। कंसेप्ट नहीं पता आपको, इसका दिक्कत ये है। कंसेप्ट को पता करने के लिए आप उस वीडियोस को देख लो, वो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है मैंने, ठीक है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। इसने बोला, ये कौन लगा के गया भैया, ये मच्छर। चल ये बोला एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर प्लेस्ड इन अ सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को एक साथ हम लेके चल गए एक पार्टी के अंदर, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट बी द रेशो ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ द प्रोटॉन। इसने एक्सेलरेशन पूछ लिया, तो एक्सेलरेशन में हमेशा मास का रेशो ले लेते हैं, और जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, प्रोटॉन बोलेगा भैया हम तुमसे भारी, इलेक्ट्रॉन बोलेगा हम तुमसे भारी, तो यहाँ पे मास का रेशो ले लिया जाता है एक्सेलरेशन में, मास का। तो ये गलत लगाया जो भी लगा के भागा है यहाँ पे। तो हम क्या देखते हैं, जो आपका प्रोटॉन का जो मास होता है ना, प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास दोनों का रेशो ही आपका एक्सेलरेशन का मास होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे देख लो, सिंपल सा एक, ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का पूछता तो उल्टा कर देते, सिंपल सा, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन। अब इसके बाद आता है एक और कि असर्शन व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैंने एक कंडक्टर लिया, एक कंडक्टर ये लिया, ठीक है, इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सटर्नल है, इसके बाहर रख दिया।
तो याद रखना एक्सटर्नल वाला कभी भी फोर्स आएगा तो उसको इंटरनल वाला हमेशा क्या करेगा, भाग यहाँ से भगाइए देगा। जितना भी फोर्स एक्सटर्नल से लग रहा होगा इंटरनल वाला उसका अपोज करेगा, और अपोज करेगा तो एक्सटर्नल का कोई कुछ काम नहीं चल पाएगा इंटरनल के अंदर। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कोई भी वर्क नहीं होगा। चलो ये सिंपल सा कंसेप्ट आप समझ गए होंगे कि कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, किसी भी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में रखोगे तो बाहरी फोर्स आंतरिक फोर्स पे कोई भी बल नहीं लगा पाए। सिंपल सा कहा जाता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इंटरनल फोर्स पे कोई भी वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को फोर्स को अपोजिट कर देते हैं और कैंसल आउट कर देते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बिकम जीरो। हाँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनसाइड द कंडक्टर वो जीरो होगा। मैंने मान लिया आफ्टर अ स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम पे आपका जो होगा उस टाइम पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा जीरो। इनसाइड द कंडक्टर आप जानते ही हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो आपकी जीरो होती है, क्योंकि चार्ज एनक्लोज द कंडक्टर जो होता है नेट चार्ज वो भी जीरो होता है। ठीक है, रीजन दे रहा है इट इज नॉट पॉसिबल टू सेट अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। मर भैया, इसने ये बोला कि ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के अंदर हम जनरेट कर सके। बात गलत बोल रहा है, जितना भी बात बोल रहा है ना गलत बोल रहा है। भैया देखिए, अगर अभी तो हम रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, किस चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, रेस्ट चार्ज के बारे में। रेस्ट चार्ज में हाँ ऐसा हो सकता है कि कंडक्टर के इनसाइड में, हम इनसाइड में जो होता है इनसाइड कंडक्टर में आपका कोई चार्ज प्लेस नहीं होता, तो हम कह सकते हैं। लेकिन अगर इसी को मैं मोशन में लेके आ जाऊं, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाऊं, किस पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाऊं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चार्ज एनक्लोज द कंडक्टर इंक्रीज होगा, एंड इंक्रीज होगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द जो होगा वो सेटअप हो सकता है ड्यू टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, रेस्ट की कंडीशन में नहीं कह सकता, तो इसने ये कहा कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी तो हर चीज है ना, तो पॉसिबल है, लेकिन इसे ये कहना चाहिए था कि रेस्ट में कंडीशन में, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में सेटअप करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं मान लेता। लेकिन इसने गलत बात बोला, ये नहीं बोला, तो ये जो है रीजन जो है वो बिल्कुल गलत कह रहा है, लेकिन ये चीज जो है वो ठीक कह रहा है। तो रीजन गलत है, बिल्कुल ही गलत है, तो भैया गलत वाला रीजन एंड द असर्शन लगा दिया मैंने, खत्म, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला भी बहुत जने ये लगा देते हैं। तो भैया करेक्ट एक्सप्लेनेशन जब देखा जाता है ये बात सही बोल रहा हूँ, जब बात ही सही नहीं बोल रहा तो मैं सेकंड ऑप्शन को देखूंगा क्यों? ये तो पहले ही पूरा गलत हो गया, एक्सप्लेनेशन देने से पहले ही पूरा गलत हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 7 क्वेश्चन कर लिए, 7 क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ बोला विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ चार्जिंग। इनडायरेक्ट मेथड मतलब भैया हमने आंखों में इशारा करके उसको चार्जिंग कर दिया। वाओ, मैंने क्या बोला, मैंने ऐसा किया तो वो घर से बाहर आ गए। अच्छा कैसे, ऐसा इनडायरेक्ट मेथड हमको भी बताइए यार, मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ कि ऐसे पीछे से एक रोड हम लेके ही गए, यहाँ से रोड लेके जा रहे हैं, टुंग 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 टुंग, वो अपने आप चार्ज बढ़ाए जा रहा है। तो ऐसा कंडीशन कब होता है, इंडक्शन मेथड में। कौन सा, इंडक्शन मेथड में। कौन सा, ये रहा इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड ही एक ऐसा मेथड है जिसमें टचिंग नहीं किया जाता। कंडक्शन में टच किया जाता है, फ्रिक्शन में दोनों को टच करके एक दूसरा के ऊपर रगड़ा जाता है, रगड़ा मारा जाता है फ्रिक्शन में। तो ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा, इंडक्शन ही एक ऐसा मेथड है जिसमें विदाउट टचिंग होता है। ठीक है, टच नहीं होता। अब इसने बोला द सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका सिग्मा है। क्या है, सिग्मा। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन अ सरफेस ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ रेडियस आर। इसने ये कहा, तो इसने बोला इलेक्ट्रिक सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर ये दिया हुआ है सरफेस के ऊपर सिग्मा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा सरफेस पे ऑन द सरफेस ऑफ अ रेडियस आर। मैंने ये दिया, इसके सरफेस पे आपके चार्ज रखा हुआ है जिसकी चार्ज की वैल्यू है सिग्मा। क्या है, सिग्मा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो आपकी फाई जो है, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस से निकाला जाता है, ई डॉट डी एस से निकाला जाता है। तो उसने क्या कहा था जो आपका वो था गॉस लॉ, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कहा था। क्या कहा था, एप्सिलॉन नॉट। एंड चार्ज यहाँ पे क्या आपका चार्ज क्या है, एज आप कहा जाए तो चार्ज ही तो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी के रूप में है। तो हम यहाँ पे क्या कह देते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी के रूप में चार्ज है, एंड बाय में एप्सिलॉन
नॉट है, बाय में क्या है, एप्सिलॉन नॉट है। तो चार्ज को यहाँ पे कंडक्टर के हम एज अ सिग्मा के रूप में लेके चलते हैं। ये सिग्मा टोटल चार्ज है कंडक्टर के ऊपर, टोटल चार्ज सिग्मा का एनक्लोज जो चार्ज है आपका। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो चार्ज अपॉन में उसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू के बराबर हो जाता है। देखो ऑप्शन में आएगा, देखो तो सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आपका हो जाएगा। सिंपल सा याद रखना, कभी भी कभी सरफेस के ऊपर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछे तो हमेशा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ही होता है। बहुत को अब बता है नेक्स्ट क्वेश्चन। आए भैया कहाँ चले गए यार, नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा एक फिगर आप देख पा रहे होगे, फिगर देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो तो बस दिखा देते हैं। ये देखिए, इसने बोला यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे वो E1 है, एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे आपका E2 है। ठीक है, E1 एंड E2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पे हाई होगी, देखो क्वेश्चन यही कहना है। देखो ओ भैया कितना बड़ा हो गया, दिखने में भी दिक्कत होगा। देखिए इसने बोला द फिगर हेयर शोन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर रहा हुआ है। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ P1 पे, ये रहा P1 फर्स्ट वाला, P1 इज E1, P1 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो E1 है, एंड दैट P2 इज E2, P2 पे E2 है। इफ डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 इज R, P1 और P2 के बीच का डिस्टेंस R है, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा, E1 जो है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E1 पे वो ज्यादा होगा E2 से, E1 पे कम होगा E2 से, E1 और E2 पे दोनों पे इक्वल होगा, एंड E2 पे जो होगा E1 का 1/r² के बराबर होगा। ये चीज कह रहा है। तो स्टेटमेंट कुछ भी कहे, हम बस एक चीज देखेंगे कि हम प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं। क्या प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, क्लोजर होगा तो फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, दूर होगा तो बहुत वीक होगा, एक सुलझड़ी लगाने की जरूरत है, दोनों के बीच में टूट जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ। यहाँ देखिए फील्ड यहाँ से जा रहा है, देखिए अच्छे से देखना, अच्छे से मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर ला, यहाँ से फील्ड गया, यहाँ से जाना दूर हो रहा है। अब यहाँ से दूर, यहाँ से गया पास, ये दूर चला गया, फिर पास फिर दूर चला। तो देखा जाए तो यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ देखा जाता है एज कम्पेयर टू यहाँ के ज़्यादा है, तो स्ट्रांग है, यहाँ पे स्ट्रांग है, एंड यहाँ पे आपका थोड़ा वीक में चल रहा है। क्या चल रहा है, वीक में चल रहा है। यहाँ पे स्ट्रांग है, यहाँ पे वीक। तो P1 पे जो है आपका वो ग्रेटर है P2 से, तो आपका P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़्यादा एज कम्पेयर टू E2। बस यही चीज़ आपको बताना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज़्यादा है, E1 पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट, तो और कोई स्टेटमेंट चेक क्यों करना जब हमें यही चीज़ पता है। तो चल नेक्स्ट करो, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए अब इसने कहा है हाँ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। इसने बोला मेटेलिक शील्ड, एक मेटेलिक शील्ड है, मतलब मेटल के ऊपर जो आपके शील्ड मतलब यह चार्ज रखे पड़े, टुंग 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 चार्ज रखे पड़े, ठीक है। एंड इन अ फॉर्म ऑफ होलो सेल, मतलब एक सेल है, सेल डायरेक्ट ऐसा कहना चाह रहा है ये, और म्यूजिक नहीं बजना है, यहाँ पे पेन लाना है, ये कि ये बोला हुआ है, एंड इसके ऊपर शील्ड कर दिया, मतलब चार्ज रखे पड़े हैं, नाच रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, चार्ज नाच गाना कर रहे हैं, ठीक है, नाच गाना। तो इसने बोला सेल में बी बिल्ट अ ब्लॉक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एज अ जब ब्लॉक बनाएंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, एज अ ये पूछ रहे हैं। तो ठीक है, मैंने मान लिया, ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। रीजन इन अ होलो स्फेरिकल शील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट जीरो, मतलब होलो स्फेरिकल शील्ड हो या कुछ भी हो, इनसाइड में जीरो होता ही होता है। बात सही कह रहा है ये। एट एवरी पॉइंट, भैया देखिए सीधा ये कहना चाह रहा है ये कि आप शील्ड के इनसाइड में किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, हर जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा। बात सही कह रहा है। इनसाइड में जो चार्ज एनक्लोज होता है, चार्ज नहीं होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला इंसान है वो ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कौन बनाएगा, जल्दी से बताओ। तो चार्ज ही नहीं है यहाँ पे तो बनाएगा ही नहीं। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा एवरी पॉइंट पे, तो बात सही कह रहा है। एंड जो सेल है उसके सारे चार्ज आपके सरफेस पे होते हैं, सरफेस पे, ये भी बात सही कह रहा है। तो दोनों ठीक है, एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी ये बात सही कह रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बात सही कह रहा है, लगा डालो, ठीक है, लगा डालो। अब यहाँ पे कह रहा है बात सेकंड वन बोल रहा है 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 20 माइक्रोकुलम, दोनों के दोनों 20 माइक्रोकुलम के प्लेस
50 centimeter apart in air. What is the electric field intensity at the midpoint on the line joining the center of the 2 point charges? बात देखो, इतना सा कहना चाह रहा है, एक मेरा ये चार्ज है, एक मेरा ये चार्ज है, दोनों चार्ज एक दूसरे से मिला दिए, इसकी भी वैल्यू 20 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻6 कूलम, एंड इसकी वैल्यू आपकी 20 × 10⁻⁻6 कूलम, ऐसा दिया। दोनों के दोनों आपके 50 × 10⁻⁻2 मीटर से अपार्ट रखे पड़े, ये भी कहा। तो इसने बोला है, इसने सिंपल सा आपसे पूछा कि बताओ कि कहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। वैल्यू देखो क्या क्या दी हुई है, देख लो यहाँ पे 5 × 10⁻⁻6 न्यूटन पर कूलम, 18 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, 0 एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे नन ऑफ दिस, यहाँ पे मतलब नन ऑफ दिस है, तो यहाँ पे देखा जाएगा तो दोनों ही सेम क्वालिटी के चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ये इधर भगाएगा, ये इधर भगाएगा। तो जब दोनों ही सेम क्वालिटी के हैं तो एक मिड पॉइंट जरूर होगा, मिड पॉइंट जरूर होगा जहां पे इन दोनों की फील्ड को जीरो करने वाला होगा। तो वो मिड पॉइंट आपका इन दोनों के बीच का पॉइंट ही होगा, 25 सेंटीमीटर वाला जो पॉइंट होगा, 25 सेंटीमीटर। तो इसने पूछा ही आपसे मिड पॉइंट पे है, मिड पॉइंट पे कितना होगा, तो डायरेक्ट बताओ ना, 0 होगा। सोचना क्या है इसमें है, जब दोनों ही इक्वल फोर्सेस लगा रहे हैं, इधर भी इक्वल इधर भी इक्वल, तो बीचों बीच जो होगा फोर्स वो 0 होगा। सोचना क्या था, लगा डाला 0, लगा डाला, ठीक है, लगा डाला, तो ये नेक्स्ट भी हो गया। अब देखिए मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन कितने हो गए आपके, 12। अब 3 क्वेश्चन और करेंगे, 3 क्वेश्चन। इसने बोला एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ अ मोमेंट P is placed in the position of the stable equilibrium। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो आपका प्लेस किया हुआ है किसके अंदर, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है। इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है। द कपल रिक्वायर्ड टू रोटेट इट थ्रू एन एंगल थीटा इनिशियल पोजीशन इज। देखो डायरेक्ट ये कहता है कि कभी भी आपका जो टॉर्क लगता है, टॉर्क ये लग रहा है, तो टॉर्क लगता है परपेंडिकुलर कंडीशन बनाता है, और यहाँ से टॉर्क जो फॉर्मूला फाइंड होता है P sin थीटा फाइंड होता है। इनिशियल कंडीशन में जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा होता है, टॉर्क जो लग रहा होता है, वो क्या होता है, P sin थीटा होता है। क्योंकि सिंपल सा हमारा जो डेरिवेशन आता है टॉर्क का, वो क्या होता है कि जो इनिशियल कंडीशन में जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, उसके बाद ये रोटेट होगा, कितना फोर्स लगेगा वो अबाउट जो आपका थीटा है उसके अबाउट वो चेंज होता रहेगा। लेकिन स्टार्टिंग में जो इनिशियल ही लग रहा है वो कितना होगा, थीटा का देख लो, थीटा जितना है तो P sin थीटा, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यहाँ पे P sin थीटा फोर्स लगेगा, देख लो यहाँ पे कितना, अरे भैया माइनस कोस थीटा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी तो पूछा ही नहीं इसने, पोटेंशियल पूछा नहीं है ना, तो ये तो गलत हो गया। tan थीटा ऐसा फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा हमने, ये ठीक है, ये माइनस एंड ये इन सब में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी है, टॉर्क नहीं है। तो टॉर्क यहाँ पे P sin थीटा लगा डालो एंड नेक्स्ट कर डालो, सिंपल सा कंसेप्ट है। अब आता है यहाँ पे अ यूनिट कूलम चार्ज इज one which when placed in an air at a distance of 1 meter। वाओ, एक इसने बोला यूनिट कूलम चार्ज मतलब एक कूलम का चार्ज एयर के अंदर 1 मीटर डिस्टेंस के बीच में रख दिया जाता है। तो फ्रॉम एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज रिपल इट विद अ फोर्स ऑफ। डायरेक्ट कहा जाए कि यहाँ पे आपका 1 कूलम का 1 माइक्रो कूलम रख लो, या 1 कूलम जो भी रखना है, यहाँ पे 1 माइक्रो कूलम का चार्ज रख दिया या 1 कूलम का रख दिया। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका 1 मीटर है। यहाँ पे 1 कूलम का ही रख लो, बेटर रहेगा, 1 कूलम एंड 1 कूलम। तो जब चार्ज 1 कूलम है तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 बाय में R²। जब इन दोनों की वैल्यू 1 1 हो गई तो ये गायब, यहाँ से भी ये V1 हो गया, तो फोर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, K के इक्वल। एंड फोर्स K की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। अब देख लो ऑप्शन में, ऑप्शन देख लो, 9 × 10⁻⁹ का कोई है क्या, ये देखिए, और नन ऑफ दिस 1 डाइन 1 न्यूटन नहीं है। चलिए 9 × 10⁻⁹ दिया हुआ है, लगा देते हैं यहाँ पे, लगा देते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट भी कर देते हैं। अब आता है इसके बाद व्हेन डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस इज रिड्यूस 1/2, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस इज रिड्यूस 1/2, ठीक है, 1/2 of the original distance, the force between them will remains the same। इसने बोला मैंने डिस्टेंस को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया हाफ, जितना था। तो स्टार्टिंग में जितना फोर्स लग रहा था ना, उतना ही फोर्स दोबारा लग रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है भैया, फोर्स को जैसे ही हम क्या करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, तो फोर्स के वजह से तो हमारा चेंज होता है ना। अगर मैं फोर्स डिस्टेंस इंक्रीज करूंगा तो फोर्स आपका डिक्रीज होगा, या डिक्रीज करूंगा तो इंक्रीज होगा। ये डिपेंड करता है फोर्स पे, क्योंकि आप जानते ही हो
कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो ये अपने आप डिक्रीज होगा। लेकिन इसने क्या बोला कि मैं रिड्यूस कर रहा हूं, r को मैंने क्या कर दिया, r'(r/2) कर दिया, लेकिन फोर्स पहले जितना ही लग रहा है। तो इसने बोला फोर्स इतना क्यों लग रहा है, तो ऐसा करने फोर्स इतना ही लगे तो इसके लिए हमें चार्ज को एक चार्ज को कितना करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, बताते हैं क्या करना पड़ेगा, समझे नहीं तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए अभी दिखा देते हैं, बैकग्राउंड अच्छा सा ले लेते हैं हम। देखिए फोर्स आपका मोटाया नहीं है, थोड़ा खा पी के आया हूँ। देखो फोर्स आपका पहले जो लग रहा है स्टार्टिंग में, अरे तरीके का है, दिक्कत दे रहे हैं। फोर्स जो है स्टार्टिंग में जो आपका लग रहा है वो कितना लगा, K(Q1 Q2) बाय में r², इतना फोर्स लग रहा है ना, इतना फोर्स लग रहा है। लेकिन जैसे ही आपका ये चीज देखा गया इतना फोर्स लग रहा है, फिर इसके बाद इसको क्या कर दिया, क्या रिड्यूस, तो F' हो जाएगा। अब F' तो वो हो जाएगा K(Q1 Q2) बाय में मैंने क्या कर दिया, r/2 का होल स्क्वायर, ये रिड्यूस हो गया r/2 का होल स्क्वायर। तो F' इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, K(Q1 Q2) बाय में r² बाय में 4, एंड ये 4 ऊपर चल जाएगा तो आ जाएगा F' इज इक्वल टू 4 टाइम्स K(Q1 Q2) बाय में r²। तो देखा जाएगा कि F' जो है इस बार 4 टाइम्स हो गया F के। बहुत जने यही देख के यहाँ पे देखो 4 टाइम्स भी लिखा होगा, 4 टाइम्स सेकेंड ये लगा देंगे। लेकिन उसने आगे भी पूछा आपसे कि द फोर्स बिटवीन देम विल रिमेन्स द सेम, फोर्स सेम है इफ वन ऑफ द चार्ज इज मेड। एक चार्ज को मैं कितना बना दूं कि फोर्स सेम हो जाए, तो अब मुझे फोर्स को सेम करना है। बस क्या करना है मुझे, जो फोर्स की वैल्यू है उसको सेम करना है। तो फोर्स की वैल्यू इसको मेरे को सेम करने के लिए 4 टाइम्स जो हुआ इसको 4 टाइम्स कम करना पड़ेगा, कम। तो मैंने क्या कर दिया, सपोज एक चार्ज को एक जो Q1 चार्ज था उसे Q बाय 4 टाइम्स कर दिया, 4 टाइम्स कम कर दिया। तो जैसे ही मैंने चार्ज को 4 टाइम्स एक को कम किया तो अब F' जो होगा 4K Q1 की जो है Q1 बाय में 4 मल्टीप्लाई में Q2 बाय में r²। तो इससे ये कट जाएगा एंड फोर्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, K(Q1 Q2) बाय में r²। तो F' जो है वो F के इक्वल हो गया। तो मैंने चार्ज को कितना किया, 4 टाइम्स कम किया। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू 4 टाइम्स कम, तो 1/4 को लगा देना है एंड यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अब देखो इसी के साथ आपका जो होगा, यहाँ पे मैं फिनिश कर देता हूँ। 15 क्वेश्चन मेरे जो हो गए हैं इसी पे बेस, ठीक है। 15 यहाँ पे डू यू वांट टू फिनिश द क्यूज, यस मैं क्यूज को फिनिश करना चाहता हूँ। अब सी रिजल्ट की बात कर रहा है, रिजल्ट सी कर लेते हैं हम कि रिजल्ट क्या आया है, कहाँ है। प्लीज फिल द वैलिड, ये बता रहा है, नाम लिखने बोल रहा है, नाम तो यहाँ लिख देते हैं ये देखिए आप भी लिखिएगा, बहुत अच्छा। यहाँ पे फिर मेल डालिएगा, मेल में ये डाल देता हूँ अभी, देख लीजिए, ठीक है। नंबर मत कीजिएगा, ये लीजिए हो गया सी रिजल्ट। अभी आ रहा है, लोडिंग पे है, अभी चल रहा है, रिजल्ट बाद चलेगा। अभी मैंने बीच में फिनिश कर दिया है, सारे क्वेश्चन नहीं किए थे, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, क्यों किए हैं अभी बताऊंगा। 10 सेकंड ये लोडिंग हो जाए, बस आपका रिजल्ट दिख जाए कितने क्वेश्चन क्या है क्या नहीं किए। तो इसी के साथ जैसे ही आपका ये आ जाता है, इसमें मैंने आगे के जो भी क्वेश्चंस आपके छोड़े हैं उन क्वेश्चनों को आप करके देखोगे। ये जो आपकी लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। असर्शन एंड रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन है आगे के, एंड इस क्वेश्चन को करके देखो। कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बताओगे, और इन सब क्वेश्चनों में कोई भी डाउट है तो भी नीचे कमेंट करके बताना। और जल्द ही मैं उस आगे के जो क्वेश्चन है उनके ऊपर भी वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन उसके लिए आपसे पहले ये चीज देखा जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं, क्या किए हैं, वो चीज मुझे नीचे कमेंट करके बताना। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपने 43% जो है 43% स्कोर किया है 27 मिनट के अंदर, एंड यहाँ पे आपका पूरा चीज यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। पूरी चीज आपको यहाँ पे दिखा रखी है,
जो भी आपने वो किया होगा, स्किप किया है जो भी क्वेश्चन को, तो स्किप वाले क्वेश्चन को आपको यहाँ पे हटा देता है। ये स्किप वाला क्वेश्चन जो भी आया वो हटा देगा, एंड जो भी आपने राइट आंसर दिया है राइट वाला दिखा देगा, एंड डाउनलोड सर्टिफिकेट आप यहाँ से कर सकते हो। करने के बाद बताना मुझे कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार और मजेदार टॉपिक लेके। जब तक के बने रहे विक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।